हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अ टेल ऑफ टू अमेरिकन पॉलिसीज, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे जो मोनरो डॉक्ट्रिन और डॉनो डॉक्ट्रिन के बारे में। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि एक तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितनी देर तक आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे उतनी देर तक आप मोनरो डॉक्ट्रिन और डॉनरो डॉक्ट्रिन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम इसका जो है डिफरेंस भी यहां पर देखेंगे, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो प्रिंसिपल है उनका क्या डिफरेंस है इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में और समझते हैं कि अ टेल ऑफ टू यहां पर अमेरिकन पॉलिसीज, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मोनरो डॉक्ट्रिन एंड डॉनो डॉक्ट्रिन से पहले। हुआ क्या कि यहाँ पर जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, का एक्सप्लोरर था। उसने क्या किया, यहाँ पर 1492 के अंदर क्या किया, अमेरिका को यहाँ पर डिस्कवर किया, ठीक है। अब डिस्कवर करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि पूरा जो फर्स्ट टाइम जो अमेरिका को यहाँ पर कॉलोनीज बनाई गई, तो वो यहाँ पर स्पेनिश हमें कॉलोनीज नजर आती है, ठीक है। अब स्पेनिश क्या आते हैं, स्पेनिश फ्लोरिडा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कॉलोनी, जो अभी प्रेजेंट डे यहाँ पर हमें यूएसए देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि फिर आ जाता है फ्रांस, और फ्रांस क्या करता है, यहाँ पर फ्रेंच, यहाँ पर फ्लोरिडा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो भी स्पेनिश से काफी लड़ते हैं। इस तरह जो है यूरोपियन कंट्रीज जितने भी होते हैं ना, वो अमेरिका के जाकर अब अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते हैं, उस वहां पर अपनी सेटलमेंट जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब होता है क्या है कि यह सिलसिला चलता रहता है। इस तरह आता है 1776, 4 जुलाई 1776, जब यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होती है और अमेरिका अपनी आजादी की जो है यहाँ पर जो है वो कह लेके डिक्लेरेशन करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि फिर जो है अगर देखा जाए तो अब एक ही टाइम में देखा जाए स्पेनिश भी जा रहे हैं उधर फ्रांस भी जा रहे हैं। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन ने बेसिकली 13 कॉलोनीज थी जिनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था, और वही 13 कॉलोनीज ने मिलकर जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंस हासिल की, ठीक है। ये 1776 में ये हुआ, ठीक है। यूं सिलसिला चलता रहा कि 1800 के बाद क्या हुआ कि दोनों यहाँ पर जो अब अगर देखा जाए तो यूएसए उस वक्त पावरलेस था, इसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी भी यहाँ पर जो कह ले के जो कॉलोनीज बनाकर बैठा हो उनको यहाँ से क्या करे, यहाँ से भगा सके, तो उसके पास बिल्कुल पावर नहीं थी। तो उसके बाद देखा जाए तो उसको पता था कि ग्रेट ब्रिटेन अभी पूरी दुनिया के ऊपर जो है इसी का कंट्रोल है। तो फिर क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान में, ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए के दरमियान में गठजोड़ हुआ। यहाँ पर दोनों के दरमियान में जो फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो दोनों ने यहाँ पर ज्वाइंट होता है दोनों का। अब यूएसए को पता था कि हम अगर ग्रेट ब्रिटेन के साथ ज्वाइंट में जाते हैं तो हो गया क्या कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज वो क्या करेंगे, हमारे जो अमेरिकन की जो कॉलोनी या स्टेट्स हैं उनको आकर कॉलोनीज नहीं बना सकेंगे, ये चीज है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर 1823 आता है और 1823 में जो है वो कह ले कि 5th प्रेसिडेंट हमें नजर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो जेम्स मोनरो होते हैं 1823 के अंदर। अब जेम्स मोनरो क्या करते हैं बेसिकली कि वो जो है ना अपने कह ले के एक पॉलिसी बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब पॉलिसी हमें जो बाद में देखने को मिल रही है मोनरो डॉक्ट्रिन, उन्हीं के नाम पर है, जेम्स मोनरो, ठीक है, 1823 के अंदर। तो इनका बेसिकली क्या था, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर जो है हम आगे नेक्स्ट फर्दर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे मोनरो डॉक्ट्रिन 1823, जो यहाँ पर प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो नजर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो क्या करते हैं कि एक अलग यहाँ पर जो है वो सेपरेट जो है यहाँ पर चीज क्रिएट करते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो वेस्टर्न कंट्री जो अमेरिका, उसके दरमियान में क्या करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, अलग करते हैं कि इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर कम किया जा सके यूरोपियन कंट्रीज का इन अमेरिका, ठीक है। तो क्या किया यहाँ पर इन्होंने, इन्फ्लुएंस फॉर द अमेरिकाज एंड यूरोप, ठीक है, डिफेंसिव एंड डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क डिजाइन टू प्रोटेक्ट न्यूली इंडिपेंडेंट लैटिन अमेरिका नेशंस फ्रॉम यूरोपियन रिकोलोनाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इन्होंने एक अपना एक पॉलिसी की यह बनाई कि जो यहाँ पर जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो दोबारा जो है अमेरिका को रिकोलोनी ना बना ले। तो इन्होंने एक अपनी डिप्लोमेटिक यहाँ पर जो है कह ले के एक स्टांस लिया। उसके बाद अगर देखा जाए एक डिफेंसिव फ्रेमवर्क इन्होंने बेसिकली यहाँ पर तैयार किया। अब मोनरो डॉक्ट्रिन के हमें यहाँ पर 3 प्रिंसिपल्स नजर आते हैं। अब ये 19th सेंचुरी के अंदर सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ये आता है कि नॉन कॉलोनाइजेशन प्रिंसिपल।
हुआ क्या कि सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी यूरोपियन कंट्री आकर अमेरिका के जो जितने भी स्टेट्स हैं उनको कॉलोनी नहीं बनाएगा और ना बना सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं अब इनके पास भी पावर आ गई थी क्योंकि इनके पास ग्रेट ब्रिटेन के साथ इनका ज्वाइंट था, ठीक है। तो ये चीज नजर आई, फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल ये नजर आता है कि नॉन इंटरवेंशन इन यूरोपियन अफेयर्स। इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर किसी भी फॉरेन कंट्रीज के या नॉन यूरोपियन कंट्रीज के क्या करेंगे, हम अफेयर्स में यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और ना ही वो हमारे अमेरिका के जो है इंटरनल मामलात में कोई दखल अंदाजी देंगे, ठीक है, ये चीज है। और थर्ड नंबर पर आती है डेटरेंस टू डिप्लोमेसी। इन्होंने जो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर थी ना जो हमें अभी नजर आ रही है, इन्होंने डेटरेंस के लिए क्या किया कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहाँ पर अपना बिल्ड करना शुरू किया कि डिप्लोमेसी इनकी स्ट्रांग होगी तो फिर क्या होगा कि कोई भी जो यूरोपियन कंट्री है या वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर जो दोबारा किसी स्टेट को यहाँ पर कॉलोनी नहीं बना सकेगा। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर मोनरो डॉक्ट्रिन के, किस तरह ये बेसिकली इनको डर यही था कि यूरोपियन कंट्रीज कहीं दोबारा आकर जो है अमेरिका को रिकोलोनाइजेशन की तरफ ना लेकर चले जाएं या दोबारा जो है पूरा कंट्रोल ना कर ले या कॉलोनी ना बना ले अमेरिका की स्टेट्स को, ठीक है, इनको ये फियर था। लेकिन यहां तक अगर देखा जाए यूएसए के पास उस वक्त ताकत नहीं थी इतनी, और उस वक्त दुनिया के ऊपर राज एक का ही था जो ग्रेट ब्रिटेन था, हमें नजर आता है उसका, ठीक है। फिर क्या होता है इस तरह जो 1860 के अंदर क्या होता है कि फ्रांस क्या करता है, मैक्सिको के ऊपर अटैक करता है। लेकिन होता क्या है कि यूएसए जो है उसको रिटेलिएट नहीं कर पाता क्योंकि यूएसए उस वक्त पावरलेस होता है और फ्रांस, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन ये बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर स्ट्रांग नजर आते हैं। फिर क्या होता है कि आगे रूजवेल्ट आता है। तो रूजवेल्ट 1895 के अंदर हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर इन्होंने स्टांस लिया यहाँ पर। तो देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं अमेरिकन स्टेट्स के या कह ले के नेशंस के, उनके अंदर हम यहाँ पर इंटरवीन कर सकते हैं, ठीक है। और उस वक्त जो है पहली दफा जो है यहाँ पर यूएसए ने स्टांस लिया, ठीक है। तो यह सिलसिला चलता रहता है कि इस मोनरो डॉक्ट्रिन को फर्दर जो है फिर किसने आगे बढ़ाया, रूजवेल्ट ने आगे बढ़ाया जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट अब यूं वक्त गुजरता जाता है, फिर आपके वर्ल्ड वॉर 1 भी होती है, फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी होती है, इस तरह सिलसिला जो है यहाँ पर हमें नजर आता है। अब हो क्या रहा है कि जो रीजनल लेवल के ऊपर अभी जो करंट सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यूएसए और वेनेजुला का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, और जो करंट प्रेसिडेंट हमें नजर आ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नजर आते हैं यूएसए के, ठीक है। यू नो वेरी वेल अबाउट हिम, ठीक है। अब डोनाल्ड डॉक्ट्रिन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो 2025 से यहाँ पर 26 हमें नजर आ रही है। अब वेनेजुला के अंदर अभी से जो है यहाँ पर हमें एक्टिविटीज स्टार्ट होती हुई नजर नहीं आती, बल्कि ये काफी टाइम पहले से ये मामला चल रहा होता है। हालांकि यूएसए पहले भी मैक्सिको के ऊपर अगर देखा जाए 1989 के अंदर अगर देखा जाए तो अटैक कर चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए पनामा के ऊपर भी काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, अटैक किया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जो डोनाल्ड डॉक्ट्रिन हमें यहाँ पर समझ आती है, जो नेशनल यूएसए नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी हमें यहाँ पर जो नजर आती है, तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट जो है यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है, ठीक है। यूनिलैटरल एक्शन लिया और क्या किया, यहाँ पर वेनेजुला के ऊपर कंट्रोल किया, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड प्रिंसिपल क्या नजर आता है हमें, प्रोएक्टिव मिलिट्री इंटरवेंशन। इन्होंने मिलिट्री इंटरवेंशन की। अब एक ही कंट्री के अंदर नहीं, अगर 150 साल में अगर देखा जाए ना 150 सालों में, तो इन्होंने 40 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर इंटरवेंशन की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो डोनाल्ड डॉक्ट्रिन हमें देखने को मिल रही है, इनका पर्पस ये है कि एक तो यहाँ पर टेरिटरी को यहाँ पर एक्सपेंड किया जाना चाहिए, और सेकंड ये है कि यहाँ पर इंटरवेंशन की जानी चाहिए, चाहे मिलिट्री इंटरवेंशन ही क्यों ना हो। थर्ड प्रिंसिपल हमें जो नजर आता है टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अब दोस्तों इसका और इसका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अमेरिका फर्स्ट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो यूएसए में पावरलेस नजर आता है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में यूएसए बिल्कुल पावरफुल नजर आ रहा है, जिसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन ले रहा है, टेरिटरी को बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो उस वक्त फर्स्ट था वो ग्रेट ब्रिटेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि वेनेजुला के ऊपर पूरा कंट्रोल किया, इसके ऊपर कंप्लीट मेरा लेक्चर है ऑलरेडी, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि वेनेजुला के ऊपर इन्होंने कंट्रोल हासिल किया, और यहाँ पर जो ऑयल के रिजर्व हैं वो दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो 303 बिलियन ऑफ बैरल यहाँ पर हमें रिजर्व देखने को मिलते हैं। तो अब हो क्या रहा है कि अब इनको जो है यूरोपियन कंट्रीज का डर नहीं है, यहाँ पर किसका था, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज का डर नजर आता था कि यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, स्पेन है, फ्रांस है। लेकिन
अब जो है करंट सिचुएशन में क्या होता है कि इसको यहां पर जो है वो यूरोपियन कंट्री से डर कम है, लेकिन रशिया और चाइना से जो है वो यूएसए को बहुत ज्यादा डर है कि कहीं वो आकर जो है यहां पर हमारे रीजनल लेवल के ऊपर किसी स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस करें। जिस तरह वेनेजुला के अंदर हमें नजर आ रहा है कि चाइना ऑलरेडी ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ऑलमोस्ट $67 बिलियन जो है यहाँ पर हमें चाइना की तरफ से नजर आते हैं, जो यहाँ पर वेनेजुला के अंदर वो खर्च कर चुका है या इन्वेस्ट कर चुका है। अब देखा जाए तो चाइना भी ऑयल वहां से इंपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर इंडिया भी काफी इन्वेस्ट कर चुका है, रशिया भी, क्योंकि सोशलिज्म देखने को मिल रहा है वहां पर। तो यूएसए ये अभी अब डोनाल्ड डॉक्ट्रिन ये आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रही है कि रीजनल लेवल के ऊपर अपने यूएसए डिस्कोर्स ऑफ पावर को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, डोमिनेंट फोर्स होनी चाहिए रीजनल लेवल के ऊपर, उसके बाद एक रीजनल लेवल को और अपनी हेजेमनी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, ताकि रशिया या चाइना जैसे देश आकर जो है वो किसी भी जो स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। यह चीज है। अब हुआ क्या कि इन्होंने बेसिकली क्या किया कि जो वेनेजुला को कंट्रोल करने के बाद फिर ट्रंप ने नेक्स्ट किया, वो किसको वार्न किया हमें यहाँ पर नजर आता है, जो कोलंबिया को वार्न किया, उसके बाद मैक्सिको को, उसके बाद यहाँ पर क्यूबा को वार्न किया कि यहाँ पर हम रीजनल जो है एक्सपेंशन और ज्यादा करेंगे, अभी यहाँ तक हमारा जो है वो प्लान नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो और एक्सपेंड करने की बात करें तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ग्रीनलैंड, अब ग्रीनलैंड कहने के किंगडम ऑफ डेनमार्क का एक ऑटोनमस टेरिटरी है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो यूएसए ने भी काफी जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड की भी हेल्प की थी, जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हमें यहाँ पर नजर आती है 1940s के अंदर, है ना, 1940s के अंदर या 1941 के अंदर, जब यहाँ पर जो है कह ले कि ग्रीनलैंड अकेला पड़ गया था और डेनमार्क के ऊपर जो है नाजी जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। नो डाउट जब 1945 में दोबारा डेनमार्क ने अपनी आजादी हासिल कर ली, लेकिन उस वक्त फिर जो है डेनमार्क ने इसको अकेला छोड़ दिया। फिर यहाँ पर एम्बेसिडर थे, तो वो फिर क्या जाता है, कोफमैन फिर जाते हैं यूएसए के पास और उनको बोलता है कि हमें बचाओ, जो है यहाँ पर तो नाजी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने वाला। तो फिर इन्होंने यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बनाई अपनी और यहाँ पर पूरा पोर्ट जो यहाँ पर कंट्रोल सिक्योर किया इसको, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर क्या होता है कि जो कह ले के डेनमार्क और यूएसए के दरमियान में ग्रीनलैंड एग्रीमेंट होता है। फिर यहाँ पर जो यूएसए क्या करता है अपना टोटल अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड के अंदर जो है अपनी मिलिट्री बेसेस बनाता है, ठीक है। अब वो इसने स्थानों का बदला तो लेना था यहाँ पर। अब क्या हुआ कि अब करंट सिचुएशन में यूएसए ये बोल रहा है कि हालांकि P2FIC जो यहाँ पर इनकी स्पेस बेस भी है यूएसए की, हमें यहाँ पर नजर आती है। अब यहाँ पर रेस फॉर द आर्किटेक्ट भी चल रही है, कनाडा, रशिया और चाइना और यूएसए यहाँ पर जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहता है, क्योंकि रिच नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। अब यूएसए ये चाह रहा है कि ग्रीनलैंड के ऊपर इसका कब्जा हो, जिस तरह हम टेरिटरी एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो इसने कहा कि हम जो ग्रीनलैंड को यहाँ पर परचेज करेंगे, लेकिन डेनमार्क के जो हमें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नजर आती है फ्रेडरिक्सन, तो वो कहती है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ये कह ले कि इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है और यहाँ पर नेटो जो है यहाँ पर टूट सकती है अगर यूएसए ये स्टांस लेता है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हमें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर फॉर डेनमार्क की तरफ से देखने को मिलती हैं। लेकिन ग्रीनलैंड के ऊपर भी जो है यूएसए चाहता है कि हम इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करें, ताकि कहीं चाइना या रशिया आकर इसके अंदर इंटरफेरेंस ना कर लें, ठीक है। तो ये डर अब उसको सबसे ज्यादा यूएसए को किसकी तरफ से आ रहा है, बेसिकली चाइना और रशिया की तरफ से आ रहा है कि वो बेसिकली जो है ना हमारे रीजनल लेवल के ऊपर या रीजनल कोई इंटरफेरेंस या ना करें या इंटरवेंशन ना करें। इस वजह से वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहा है, यहाँ पर कह ले अमेरिका फर्स्ट बनाना चाह रहा है, जो नेशनल स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी हमें नजर आती है, जो अमेरिका की पॉलिसी है यहाँ पर यूएसए की। तो ये टोटल अगर देखा जाए तो ये हमारे पास डोनरो डॉक्ट्रिन है, जो किसके नाम पर है, डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर है, और ये बेसिकली किसके चेंज किया गया, रद्दोबदल किसके गया, मोनरो डॉक्ट्रिन के, ठीक है। तो ये आई होप कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।